Hello friends, welcome to this new session, and in this session we will discuss about the 25 most important questions जो कि टाइलोसिस वेरी वर्सटाइल टॉपिक ऑफ द प्लांट एनाटॉमी और मोस्टली उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैंने आपको ऑलरेडी पूरा लेक्चर बता चुका हूँ, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आज से आप डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पिट जो क्या होती है, ल्यूमेन क्या होती है, बेसल्स एंड ट्रैकिड्स के बारे में बात करेंगे और आफ्टर द फार्मेशन जो होता है टाइलोसिस के बनने के बाद प्लांट में क्या चेंजेज आती हैं, टाइलोसिस के क्या इम्प्लीकेशंस हैं और कैसे करके उसके फ़ायदे और नुकसान है प्लांट के लिए। ठीक है, तो गाइस पहले देखते हैं सबसे पहले द रे सेल दैट हैज़ फॉर्म्ड ए टाइलोस प्रोट्रूडिंग मतलब होता है जिस तरीके से स्ट्रक्चर उभारना, कोई चीज़ बल्ज हो जाए, प्रोट्रूडिंग थ्रू ए पिट। पिट का मतलब समझ लें, जो सेल्स होती हैं उन पर छेद होते हैं, उन्हें हम पिट बोलते हैं। इन टू द ल्यूमेन ऑफ ए। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही पेच है। मैंने लेक्चर में बताया था कि जो आपके टाइलोसिस होती है, जो स्ट्रक्चर गांठ होती है, वो दोनों ही जगह बन सकती है, पर मोस्टली जो होती है बेसल्स में बनती है। बट जो जाइलम का दूसरा पार्ट होता है इंपॉर्टेंट ट्रैकिड्स, उसमें भी बनती है। मगर जब क्वेश्चन इस तरीके हो कि बोथ का ऑप्शन ना हो और जाइलम और ट्रैकिड दो डिफरेंट ऑप्शन के फॉर्म में रखे हो, तो आपका करेक्ट आंसर गाइज यहाँ पे होगा बी। कह रहा है कि रे सेल्स, रे का मतलब होता है पैरेन्काइमा सेल्स हमारी दो टाइप की होती हैं, एक रे पैरेन्काइमा और एक एक्साइल पैरेन्काइमा। जो आपके टाइलोसिस बनती है वो बनती है रे पैरेन्काइमा, मतलब रे सेल्स से। रे सेल का मतलब रे पैरेन्काइमा दैट हैज़ फॉर्म्ड ए टाइलोस प्रोट्रूडिंग थ्रू ए पिट इनटू द ल्यूमेन ऑफ। किसकी ल्यूमेन में प्रोट्रूड करता है रे सेल्स? बेसल्स की ल्यूमेन में। बट यहाँ पे सही बात ये भी है ट्रैकिड्स में भी ल्यूमेन बन सकते हैं, बट यहाँ पे इस तरीके का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो है गाइज बी, मतलब बेसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जिम्नोस्पर्म हैविंग बेसल्स आल्सो। देखिए जिम्नोस्पर्म में नॉर्मली क्या होता है, बेसल लेस प्लांट होते हैं जिसमें बेसल्स नहीं होती। बट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसा जिम्नोस्पर्म जिसमें बेसल्स होती हैं, वो कौन है? नीटम, ड्रिम्स, सिलेजनेला, इक्विसेटम। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना है कि इसमें जिम्नोस्पर्म है कौन सा। देखिए ड्रिम्स तो आपका लोअर एंजियोस्पर्म्स है और सिलेजनेला ट्रेडोफाइट्स है और इक्विसेटम भी ट्रेडोफाइट्स है। तो यहाँ बचा क्या? बेसल्स जिम्नोस्पर्म तो केवल नीटम बचा है, और नीटम जो है सबसे एडवांस कोनिफर है, आप समझ सकते हैं सबसे एडवांस कोनिफर ग्रुप का मेंबर है ये नीटम, जिसे नीटेल्स आर्डर है उसका मेंबर है। और इसमें गाइस जो होता है एंजियोस्पर्म की तरह बेसल्स पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं चूज द मिसमैच, मतलब जो ऑप्शंस हैं इसमें पेयरिंग है, लाइक कि लिब्रिफॉर्म फाइबर के साथ क्या चीज़ है, कैंपेनियन सेल के साथ क्या बात बोली गई है, सीप ट्यूब एलिमेंट के साथ क्या बात करी गई है और टाइलोसिस के साथ में क्या बात करी गई है। तो जैसे हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन टाइलोसिस ऑब्स्ट्रैक्ट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक फंजाई। बिल्कुल करेक्ट बात है इसकी। टाइलोसिस बनने के बाद जो पैथोजेनिक फंजाई की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, बुड को वो अब अफेक्ट नहीं कर पाएगी ज़्यादातर, या उसकी कोई अफेक्शन की जो अफेक्ट करने की जो प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है बुड के अंदर, और अचानक उसके अंदर या ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, जब प्लांट के अंदर एक बुड की फार्म में अरेंज है और पैथोजन उस पर अपना काम कर रहा है, उसमें डिजीज काज कर रहा है, और बीच में देखते हैं क्या टाइलोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है जो बुड वाला पार्ट है, तो पैथोजन की जो एक्सपेंशन की जो प्रोसेस होती है, डिजीज को जो बढ़ाने की प्रोसेस हो जाती है, वो रुक जाती है, अब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सीप ट्यूब एलिमेंट के बारे में है कि अनस्पेशलाइज्ड सीव एरियाज ऑन लेटरल वाल्स। गाइस बिल्कुल सही है, सीप ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं ऑन लेटरल वाल्स ऑफ द फ्लोएम टिश्यू, वेरी गुड। एंड कंपेनियन सेल के बारे में बात करते हैं, सिस्टर सेल ऑफ एल्बुमिनस। देखिए कंपेनियन सेल जो फ्लोएम की बात कर रहे हैं और एल्बुमिनस सेल की स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो मोनोकार्ड में पाए थी, उनसे इनका कोई भी संबंध नहीं है गाइस। और लिब्रिफॉर्म फाइबर सिंपल पिट्स इन द लिग्निफाइड बाल। लिब्रिफॉर्म फाइबर में लिग्निफाइड बाल्स होती हैं और उन पर सिंपल पिट्स होते हैं गाइस, ये भी चाहिए। तो गाइस जो रॉन्ग आंसर है, मिसमैच है, वो है कंपेनियन सेल का, एल्बुमिनस सेल की सिस्टर सेल नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द टाइलोसिस। टाइलोसिस के बारे में क्या बात सही है, ये हमें इनमें डिफाइन करना है। जो तीन ऑप्शन आपके पास हैं या चार हैं, उसमें ये बताना है कि टाइलोसिस के बारे में क्या बात सही है। ट्रू अबाउट द टाइलोसिस, करेक्टराइज द सैपवुड, मतलब सैपवुड में पाई जाती है? बिल्कुल नहीं पाई जाती। पूरे लेक्चर में हमने हार्डवुड की बात करी है। ओरिजिनल इन द ल्यूमेन ऑफ बेसिल्स, मतलब ओरिजिनल का मतलब सॉरी यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन इन द ल्यूमेन ऑफ बेसिल्स, सही बात है। आर लिंक टू द एसेंट सेप जाइलम बेसल, एसेंट सेप से इनका कोई संबंध होता है जाइलम बेसल्स के थ्रू। एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इनटू द बेसल्स। गाइस तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका है कि
जो आपकी टाइलोसिस हैं, जो डेफिनेशन में एक्सटेंशन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा इनटू द बेसल्स, ये बात बिल्कुल सही बात है इनके बारे में। ना इनका एसेंट ऑफ सेप तो फ्लोएम का काम होता है, और ओरिजिनल इन दी ल्यूमेन ऑफ बेसल्स, ये भी बात गलत है। करेक्टाइज दी सैपवुड में इनका कोई संबंध नहीं, तो हार्डवुड की प्रॉपर्टी होती है। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, जो करेक्ट बात है वो है कि जो आपकी टाइलोसिस हैं वो आर एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन मतलब आउट ग्रोथ है या एक्स्ट्रा ग्रोथ है ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा की इनटू बेसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में हम बात करते हैं कि विच प्लांट फैमिली आर डिवाइड ऑफ बेसल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, कौन सी प्लांट फैमिली ऐसी है जिसमें बेसल्स नहीं होती हैं। अब हमें ये आइडिया करना है कि ये जो प्लांट फैमिली है किस प्लांट ग्रुप से रिलेटेड है गाइज। ये तीनों फैमिली जो हैं आपकी एंजियोस्पर्मिक प्लांट से रिलेटेड है, बट फिर भी जबकि बेसल्स एंजियोस्पर्म का इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है। एंजियोस्पर्म के जाइलम में पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है बेसल्स की प्रेजेंस, जो इसे जिम्नोस्पर्म से डिफरेंट करती है। बट फिर भी जैसे कि एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो प्रिमिटिव लेवल के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें बेसल्स नहीं पाई जाती लाइक दी जिम्नोस्पर्म। तो जो बेंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी एंड ट्रोकॉन्डेंड्रेसी जो फैमिलीज हैं ये बिल्कुल लोअर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की फैमिली हैं, और इनमें आज भी बेसल्स नहीं पाई जाती हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी होता है। इन फैमिली का नाम ध्यान रखें, एक ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की फैमिली है जिनमें बेसल्स नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैविंग द बेसल। देखिए इसके अपोजिट क्वेश्चन किया है, ऊपर वाले क्वेश्चन के अपोजिट, कि ऐसे प्लांट भी हैं नेचर में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट नहीं है फिर भी उनके पास बेसल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आज मोस्टली आस्क करे जाते हैं बाई द एक्सपर्ट के थ्रू, कि एंजियोस्पर्म की इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वुड की कि उसमें बेसल्स होती हैं, जिम्नोस्पर्म को जो उनसे अलग करती है। इसी बिहाफ पे हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कि बुड्स को या एंजियोस्पर्म के प्लांट को पहचानते हैं। मगर फिर भी एंजियोस्पर्म के अंदर कह रहा है एंजियोस्पर्म के अलावा कुछ नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी होते हैं जहाँ पे बेसल्स पाई जाती हैं। वो कौन कौन से प्लांट ग्रुप हैं आपको वो आइडेंटिफाई करना है, इसमें कौन है। जैसे कि सम स्पीसीज ऑफ सेलेजनेला जो कि ट्रोडोफाइट्स है, सम स्पीसीज ऑफ टेरिडियम ये भी ट्रोडोफाइट्स है, निटेल्स जो कि जिम्नोस्पर्म का आर्डर होता है, ऑल ऑफ दी अबव। गाइस ये सभी जगह पे ये ऐसे प्लांट या आर्डर के नाम है जिनमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट ना होते हुए भी बेसल्स पाई जाती हैं। जैसे कि सेलेजनेला की कुछ स्पीसीज में पाई जाती हैं, टेरिडियम की कुछ स्पीसीज में बेसल्स पाई जाती है, और निटेल्स का जो जिम्नोस्पर्म का आर्डर्स है उसमें तो यूनिवर्सल प्रेजेंस है बेसल्स की। गाइस तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हुआ आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसीज ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की आरबीसीज किसे बोलते हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, तो हम उन्हें बोलते हैं ब्रायोफाइट को, क्योंकि ब्रायोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके टेरेस्ट्रियल लैंड जमीन जैसे बोलना चाहिए और वाटर दोनों पर रहने के लिए अडाप्टेड होते हैं। तो इसी तरीके से आरबीसीज की क्वालिटी क्या होती है गाइस, आपने सुना होगा आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्लांट बॉडी में पाए जाने वाली कोई ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो हम सिंपली पहुंचते हैं फ्लोएम। फ्लोएम में पाई जाने वाली सेल होती है जिन्हें बोलते हैं कैंपेनियन सेल्स। कैंपेनियन सेल्स जो होती हैं एट मैच्योरिटी अपना न्यूक्लियस आउट कर देती है, मतलब न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ जो करेक्ट आंसर है कैंपेनियन सेल्स ऑफ द फ्लोएम आर नोन एज आरबीसीज ऑफ द प्लांट बॉडी। तो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे आपका सीप ट्यूब्स। सीप ट्यूब का जो न्यूक्लियस होता है वो कंपेनियन सेल के थ्रू अडाप्ट कर लिया जाता है, बाद में सीप ट्यूब का पूरा कंट्रोल जो होता है वो कंपेनियन सेल के थ्रू किया जाता है। तो जो सीप ट्यूब्स होती हैं वो हमारी कहलाती हैं आरबीसीज ऑफ द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में हम बात करते हैं 8 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट टाइलोसिस। फिर से देखिए टाइलोसिस हमारा टॉपिक है, तो हमने टाइलोसिस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहे हैं कि टाइलोसिस के बारे में आपका थ्रू आउट जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। मेनी टाइलोस ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल पैरेन्काइमा सेल्स। गाइस हमने पूरा हाईलाइट किया था जब हमने आपको आपका लेक्चर पढ़ाया था, तो उसमें ये बात बताई थी कि एक पैरेन्काइमा सेल से कई टाइलोसिस का फॉर्मेशन हो सकता है। गाइस ट्रू स्टेटमेंट है ये। सेकंड में वगैरह टाइलोसिस आर पार्टिकुलरली रिच इन ट्रैकिड्स एंड बेसल्स ऑफ हार्डवुड देन सैपवुड। बिल्कुल, जब हम सैपवुड और हार्डवुड की कंपेयर करते हैं तो हार्डवुड में पाए जाने वाले जाइलम की बेसल्स और ट्रैकिड्स में टाइलोसिस का नंबर सैपवुड में पाए जाने वाले जाइलम और मतलब उसमें पाई जाने बेसल्स और ट्रैकिड्स में टाइलोसिस के नंबर से कहीं ज़्यादा होता है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है गाइस, ये भी सही है। थर्ड वन प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है पेड़ के ऊपर छटाई करते हैं ना, आपने देखा होगा हार्टिकल्चर प्रैक्टिसेस की, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। एंड अदर स्टेम इंजरीज इंड्यूस द टाइलोसिस फॉर्मेशन इन मैनी हार्टिकल्चर प्लांट वैरायटी। बिल्कुल सही बात है गाइस, प्रूनिंग हुआ या देखिए प्रूनिंग भी एक स्ट्रेस है, या अदर एनवायरमेंटल इंजरीज वो भी प्लांट पे स्ट्रेस का काम करती हैं और स्ट्रेस इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस। गाइस बिल्कुल करेक्ट बात है, तीनों स्टेटमेंट आपके अबाउट द टाइलोसिस के बारे में ठीक है। करेक्ट आंसर है डी। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द हार्डवुड एंड सैपवुड इज दैट
अगर जो फैक्टर नीचे दिए हैं ऑप्शन में उनके किसी पॉइंट के बिहाफ पे हमें ये बताना है कि हार्डवुड और सैपवुड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए हार्डवुड शोज द प्रेजेंस ऑफ फाइबर एंड रेज, तो ये तो सैपवुड में भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैज़ हार्डवुड हैज़ डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट, देखिए जैसे जैसे प्लांट की जो वुड होती है सैपवुड हार्डवुड में कन्वर्ट होती है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं अब वो फ्यूटाइल हो गए। फ्यूटाइल का मतलब जो उनका काम था उन्होंने अपने काम को त्याग दिया, मतलब नॉन कंडक्टिंग हो गए और डेड हो गए, उन पर लिग्निन का बहुत अधिक डिपोजिशन हो गया, उन्हें हम कहेंगे डेड। तो गाइज हार्डवुड और सैपवुड का जो डिफरेंस है वो इसी बात पे है कि जो हार्डवुड होती है उसके अंदर डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट पाए जाते हैं जो कोई काम नहीं करते, ओनली जस्ट बस स्ट्रक्चर सपोर्ट काम करते हैं और कोई भी काम नहीं है उनका। पैरेन्काइमा एंड बेसल दोनों में पाई जाती है, ससेप्टेबल टू पैथोजन एंड पे दोनों होती है। तो डिफरेंस जो होता है इस बात पे होता है कि हार्डवुड है डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट, जबकि सैपवुड में लिविंग कह सकते हैं और कंडक्टिंग एलिमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं कि रेजिन कैनाल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर एनालॉगस टू विच स्ट्रक्चर इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रेजिन कैनाल ऑफ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, बहुत कॉमन स्ट्रक्चर होती है। रेजिन कैनाल एक आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है जिम्नोस्पर्म की वुड को पहचानने का। कह रहा है उसके एनालॉगस, एनालॉगस का पहले मीनिंग क्या होता है। एनालॉगस का मीनिंग होता है कि सिमिलरिटीज इन वर्क, फंक्शन में सिमिलरिटी। तो जो रेजिन कैनाल जिम्नोस्पर्म में करती हैं वही काम एंजियोस्पर्म में कौन करता है, गम डक्ट या इंट्रासेलुलर कैनाल्स वही काम करती हैं। गाइस करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, मतलब गम डक्ट इन एंजियोस्पर्म इक्वल टू द रेजिन कैनाल्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टाइलोसिस। देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइलोसिस। फिर से एक बार बात कर लेते हैं टाइलोसिस के बारे में, क्या बात सही है क्या बात गलत है, ट्रू क्या है, ट्रू में पता करना है। टाइलोसिस प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ वुड बाय टर्माइट्स एंड माइट। बिल्कुल करेक्ट है कि जब टाइलोसिस हो जाती है तो वुड का जो डिग्रेडेशन होता है, जो डिके होता है, जो क्षति होती है टर्माइट और माइट के थ्रू, वो रुक जाती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द वुड। बिल्कुल सही बात है गाइस, जब टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है तो वुड के अंदर से एक अलग एक स्पेसिफिक टाइप की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, जिसके बिहार पे उन्हें हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग फीचर्स का फॉर्मेशन होता है। एंड थर्ड वन है यूजली टाइलोसिस स्टे इन थिन वाल्ड इन द ल्यूमिना ऑफ बेसिल्स और ट्रैकिड। कह रहे हैं ज़्यादातर केसेस में देखा गया टाइलोसिस जो होती हैं वो एक बहुत ही पतली सी बाल के फॉर्म में ट्रैकिड्स या फिर बेसिल्स की ल्यूमिन में पाई जाती हैं। सही बात है ये भी मोस्टली केसेस में। डी में कह रहा है वेरी रेयरली इन सम प्लांट, एक तो सम प्लांट में और बहुत ही रेयर केसेस में टाइलोसिस डिफ्रेंशिएट इनटू स्क्लेट्स विद वेरी थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। हाँ कुछ केसेस में क्या होता है, बहुत ही रेयर केसेस में, कि कभी कभी लिग्निन का डिपोजिशन जो होता है टाइलोसिस की बाल पे अधिक हो जाता है। कहने का मतलब वो सेकेंडरी थिकनिंग, और उसका रिजल्ट होता है कि अब वो टाइलोसिस जो है वो कन्वर्ट हो गई है स्क्लीट्स में, मतलब डिफ्रेंशिएट हो गई है, वो टाइलोसिस नहीं रही है, स्क्लीट्स में कन्वर्ट हो गई है। ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, बट ये बात बिल्कुल सही है अबाउट द टाइलोसिस। तो गाइस यहाँ पे जितनी भी बातें हैं अबाउट द टाइलोसिस आर सभी से बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं कि व्हाट इज स्टोरीड वुड क्या होती है। देखो स्टोरीड वुड में जो हमारा पैरेन्काइमा होता है उसकी दोनों टाइप के पैरेन्काइमा, मतलब एक्जाइल सेल्स या रे पैरेन्काइमा, वो हॉरिजॉन्टल टायर में अरेंज होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। और कहाँ पे टेंजेंशियल सरफेस पे, जो स्पर्श वाली सरफेस होती है उस पर रे एंड एक्सियल पैरेन्काइमास आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल टायर्स। ऐसी वुड को हम बोलते हैं स्टोरीड वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं टाइलोसिस फॉर्मेशन, द टाइलोज फार्मिंग लेयर इज कॉल्ड। जो टाइलोज फार्मिंग लेयर होती है उसे क्या कहते हैं। गाइस हमने आपको अपने थ्योरी के लेक्चर में पूरा बताया था कि जो पिट होते हैं, पिट की जिस लेयर से टाइलोसिस जो बल्जिंग होती है पैरेन्काइमा सेल की सेल वाल की वो बाहर आती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। तो वही है टाइलोज फार्मिंग लेयर कहलाती है प्रोटेक्टिव लेयर। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है मैचिंग टाइप का कि कॉलम ए एंड कॉलम बी को मैच करना है। कॉलम ए में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ जैसे कि हार्ट शेक क्या होता है, नॉट क्या होता है, रॉट क्या होता है, एंड लास्ट वन इज सैपवुड के बारे में बात करना है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो करेक्ट आंसर सबसे पहले हम आपको बताएं ये है आपका ए, और इसमें बात करा गया फर्स्ट का डी, जैसे कि जो हार्ट शेक होता है वो क्रैक बाइट, जो क्रैक हो जाते हैं प्लांट पे और वो हल्के हल्के बढ़ते चले जाएं एट सेंटर एंड डिमिनिशिंग दी टूवर्ड्स आउटर सर्कमफ्रेंस की तरफ और बाहर की तरफ मूव करते जाए, उन्हें हम बोलते हैं शेक, हार्ट शेक। हार्ट की टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और
दूसरे का है सी, मतलब नॉट्स क्या है, ए ब्रांच बेस, एक ब्रांच का जो आधार होता है एम्बेडेड इन टिम्बर बाय नेचुरल ग्रोथ के थ्रू, उसे बोलते हैं नॉट्स। जैसे कोई मेन प्लांट है ये, और ये ब्रांच का जो बेस होता है इसके अंदर, जो मेन ट्रंक के अंदर उसका जो अटैचमेंट होता है उसे बोला जाता है नॉट्स। रॉट क्या होता है, आप रॉट समझते हैं, रॉट जो होता है किसी पैथोजन के थ्रू जो डिजीज़ काज करी जाती है उसे रॉट बोला जाता है। जैसे कि स्पेशली फंजाई, डिस्टिंग्रेशन काज्ड बाई फंजाई, जब फंजाई किसी वुड को डैमेज करता है तो उसे हम बोलते हैं रॉट। और सैपवुड क्या होता है, आउटर लेयर गाइस, जो आपका फोरे आउटर लेयर ऑफ ए लॉग ऑफ वुड, उसे सैपवुड कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 15 में, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइलोस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि टाइलोस का फंक्शन कौन सा नहीं है। कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डिके इन ट्रीज, बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं कोडेट, वो फंक्शन है टाइलोसिस का, कि जब टाइलोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो डिके का प्रोसेस चल रहा है प्लांट में ऑलरेडी, वो डिवाइड हो जाता है, कंपार्ट हो जाता है, कहीं पर रुक जाता है, कहीं पर होना शुरू हो जाता है, फिर कहीं पर रुक जाता है, इस तरीके से उसे बोलते हैं कोडेट। टाइलोस स्टोर रेजिन गम्स एंड मेनी आर्गेस्ट्रिक सब्सटेंसेस, बिल्कुल सही बात है। टाइलोसिस के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो रेजिन होता है, गम्स होता है और दूसरे सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद टाइलोसिस प्रोवाइड एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर टू द वुड, ये भी बात बिल्कुल, करेक्टरिस्टिक का मतलब हर एक प्लांट के अंदर जिसके अंदर टाइलोसिस बनी तो एक अलग टाइप की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, दैट यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट वुड। लास्ट वन में कह रहा है टाइलोसिस गिव्स ए स्पेसिफिक कलर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन। गाइस ये कलर, ये जो है ये फंक्शन नहीं है, ना ही इसका फीचर है, ना ही ऐसा कुछ होता है कि टाइलोसिस बनने के बाद उस वुड का कोई स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक कलर का मतलब होता है कुछ पार्टिकुलर नोटिसबल कलर की, हम कहें ग्रीन कलर की हो जाएगी वुड या पीले कलर की हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ना ही वो आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है। तो ये जो बात है वो अबाउट द टाइलोसिस फंक्शन इज रॉन्ग, कि टाइलोसिस जो होता है वो कोई स्पेसिफिक कलर वुड को प्रोवाइड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं कि नेम ऑफ द पैरेन्काइमा सेल विच मॉडिफाइड इनटू टाइलोस इन द ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिड्स आर बेसल। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पैरेन्काइमा सेल्स का, वो पैरेन्काइमा सेल जो मॉडिफाइड होकर टाइलोसिस फॉर्मेशन करती है इन द ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिड्स एंड बेसल, उसका क्या नाम है, तो गाइस उसका नाम होता है आपका कॉन्टैक्ट सेल। ये ध्यान रखना है, प्रोटेक्टिव लेयर एंड कॉन्टैक्ट सेल, दो इंपॉर्टेंट बातें इन क्वेश्चन में आई। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट है कि उस पैरेन्काइमा सेल, वो पैरेन्काइमा सेल क्या कहलाती है जो मॉडिफाइड होकर टाइलोसिस का फॉर्मेशन करती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करने जा रहे हैं कि ए टर्म रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ टाइलोसिस, ठीक है, जिसे कहा जाता है कोडिट। कोडिट का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड फॉर, कोडिट का फुल फॉर्म है गाइस कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डिके इन ट्रीज, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं कि द साइज ऑफ पिट अपर्चर, पिट अपर्चर का साइज क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें ये बताया गया कि साइज ऑफ पिट अपर्चर इन द जाइलम बेसल आर ट्रैकिड रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइलोस डेवलपमेंट शुड नॉट लेस दैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि जो पिट का, जिसके थ्रू टाइलोसिस बाहर आती है, ल्यूमेन में आती है जाइलम बेसल्स की, वो पिट का साइज़ कितना होना चाहिए, अगर उससे कम हुआ तो ट्रैकिड टाइलोसिस का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो वो जो साइज़ है पिट का वो 10 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन। अगर इससे कम होगा तो टाइलोसिस उससे निकल के बाहर नहीं आ पाएगी। कहने का मतलब है टाइलोसिस डेवलपमेंट के लिए जो पिट का मिनिमम साइज़ है वो 10 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 10 माइक्रोन से ज़्यादा ही होना चाहिए। करेक्ट जो ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं टाइलोसिस ऑब्जर्व ओनली इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जब भी बात करी थी लेक्चर में तो मोस्टली सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम का मतलब बोर्ड की बात हम कर रहे थे कि बोर्ड में टाइलोसिस बनती है, बट ऐसा भी देखा गया कि प्राइमरी जाइलम में भी टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है और कुछ इसके अलावा, तो सेकेंडरी जाइलम में भी होता है, प्राइमरी में भी होती है, फिर उसके बाद होता है बीन लीव्स एंड ओट की कोलेप्टाइल में भी टाइलोसिस का फॉर्मेशन देखा गया है गाइस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है डी। तो ध्यान रखना काफ़ी है कि सेकेंडरी जाइलम के अलावा प्राइमरी जाइलम और कुछ स्पेसिफिक साइट्स जैसे कि बीन लीव्स एंड ओट कोलेप्टाइल्स भी टाइलोसिस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस इन द वुड। मतलब कुछ जो स्टेटमेंट दिए हैं वो टाइलोसिस के बनने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो उसके रिजल्ट होते हैं वुड के लिए,
उनके बारे में। तो इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बात आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस वुड में नहीं होती। जैसे ब्लॉक द ल्यूमेन ऑफ बेसल्स, बिल्कुल सही बात है, टाइलोसिस बनने के बाद जो बेसल्स की ल्यूमेन होती है वो ब्लॉक हो जाती है। रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ द वुड, हाँ वुड की परमेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ये हार्ड बनाता है, हार्ड का मतलब परमेबिलिटी लेस। अच्छा, टाइलोसिस का जो फॉर्मेशन होना है एक गुड साइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वुड विद प्रिजर्वेटिव्स एंड इट्स सिलेक्शन फॉर टाइट कॉपरिंग, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब हम प्रिजर्वेटिव के साथ इसे कोई ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें काफ़ी ये रोल प्ले करेगा क्योंकि टाइलोसिस के फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि जो परमेबिलिटी है, कोई प्रिजर्वेटिव का मतलब लिक्विड पार्ट और लिक्विड का मतलब हुआ कि उसका डिफ्यूजन, तो परमेबिलिटी जब रिड्यूस हो गई है तो ये प्रिजर्वेटिव के साथ ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छी बात है कि जो प्रिजर्वेटिव्स है वो बिल्कुल ही सेफ रहेगा क्योंकि उसकी ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा, बहुत ईजिली से हम उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं कम अमाउंट में। एंड लास्ट में इनहांस द स्पीड ऑफ बुंडिंग एंड इन्फेक्शन का, बिल्कुल गलत बात है। जब टाइलोसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा तो बुंडिंग और इन्फेक्शन तो कम होंगे, प्लांट उसकी रेट ऑफ जो स्प्रेडिंग है वो रुक जाएगी। जबकि ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इनहांस द स्पीड ऑफ बुंडिंग एंड इन्फेक्शन, मतलब टाइलोसिस का फॉर्मेशन बुंडिंग की स्पीड और इन्फेक्शन को बढ़ाएगा, नहीं, गलत बात है। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे ये है कि नाट की बात करें, नाट ए कॉन्सिक्वेंस, ऐसे ये कॉन्सिक्वेंस नहीं है टाइलोसिस। टाइलोसिस का कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि बुंडिंग और इन्फेक्शन दोनों रुक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि हु डिस्कवर्ड द टाइलोसिस फर्स्ट टाइम इन द वुड, सबसे पहले टाइलोसिस के फॉर्मेशन वुड में किसने डिस्कवर्ड किया था। तो यहाँ पे 3 बहुत बड़े एनाटॉमिस्ट हैं ग्लोबल लेवल के, कैथरीन नीसू जो कि इटली की थी, फान एंड मार्सिलो मालपेगी। तो गाइड ये सबसे पहले डिस्कवर किया था मार्सिलो मालपेगी ने 1686 में, 1686 में सबसे पहले मार्सिलो मालपेगी ने ये बताया था कि टाइलोसिस क्या होती है, कहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट करा था। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइलोसिस जो मालपेगी ने डिस्कवर करी थी वो कहाँ पे करी थी, भाई किस जगह पे उन्होंने नोटिस करी थी। बेसिल्स ऑफ हार्डवुड में देखी थी पहले, या ट्रैकिड्स ऑफ सॉफ्टवुड में देखी थी, या ट्रैकिड्स ऑफ हार्डवुड में देखी थी, या बेसिल्स ऑफ सॉफ्टवुड में देखी थी गाइज। तो सबसे पहले ने देखी थी बेसिल्स ऑफ हार्डवुड में। एंड 23 क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि द टर्म टाइलोसिस, जो टाइलोसिस टर्म उन्होंने दिया था मार्सिलो मालपेगी ने, अपनी जो स्ट्रक्चर डिस्कवर की थी उसने एक टर्म से मिलता जुलता था जिसका नाम था थाईलेन। और थाईलेन जो टर्म था वो किस लैंग्वेज का था ये आपको बताना है, जिससे टाइलोस का टर्म आया, टाइलोस थाईलेन। और थाईलेन का मतलब होता है बैग या कोई थैला जैसे होता है उसका। तो ये थाईलेन जो टर्म था वो आपका था ग्रीक लैंग्वेज का। करेक्ट आंसर का इज डी। एंड हम लास्ट पर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं कि वुड विद अबंडेंट डेवलपमेंट ऑफ टाइलोसिस, मतलब ऐसी कौन सी वुड है, कौन सा प्लांट है जिसमें टाइलोसिस बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा बनती है। तो गाइज वो प्लांट है ओक का प्लांट, क्वेरकस का प्लांट, जिसमें बहुत ज़्यादा वुड बनती, इतनी वुड बनती है कि ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर्मेशन या नंबर ऑफ या अबंडेंस ऑफ टाइलोसिस, ओक की जो लकड़ी है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक में जिसमें ज़्यादा टाइलोसिस बनती है उन्हें हम बोलते हैं वाइट ओक प्लांट्स, और जिसमें कम टाइलोसिस बनती है उन्हें हम बोलते हैं रेड ओक प्लांट्स। मतलब रेड ओक और वाइट ओक का कॉन्सेप्ट भी ऑन द बिहाफ ऑफ दैट नंबर ऑफ टाइलोसिस प्रोड्यूस्ड इन द वुड ऑफ ओक प्लांट, उसके बिहाफ पे बोला गया है। और हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइलोसिस आर सीन इन, देखिए कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएन का कोलेनकाइमा, फ्लोएम फ्लेक्स, रे पेरेनकाइमा, रे पेरेनकाइमा एंड जाइलम सेल्स। गाइस तो करेक्ट आंसर आप समझ सकते हैं कि रे पेरेनकाइमा, हमने पहले स्टेटमेंट ही रे पेरेनकाइमा था, दूसरा जाइलम सेल्स में तो होता ही है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है रे पेरेनकाइमा एंड जाइलम सेल्स में टाइलोसिस देखी जाती है। So thank you for watching and I hope you enjoying this session and I hope that the whole topic is clear to you. Please subscribe my YouTube channel. If you really like, please share, comment and subscribe. Thank you very much.